हेलो टू ऑल, सभी को मेरी ओर से नमस्ते। वेलकम बैक इन दिस न्यू वीडियो। आज की वीडियो होने वाली है ऑन इको क्रिटिसिज्म एंड दिस इज गोइंग टू बी पार्ट 1 वीडियो ऑन द इको क्रिटिसिज्म लिटरेरी थ्योरी। Let us first understand the meaning of eco-criticism. So basically, eco-criticism is a part of literary theory that deals with that how the nature is being portrayed in the literature. किस तरीके से जो हमारा नेचर है, हमारा इन्वायरमेंट है, वो लिटरेचर में किस तरीके से उसको पोर्ट्रे किया गया है। इको कॉन्शियसनेस के बारे में बताता है, इको जस्टिस, इको फेमिनिज्म, इको मार्क्सिस्ट, इको सोशलिस्ट। सो ये सारी ब्रांचेस डिवाइड हो जाएंगी आगे जाकर के इको क्रिटिसिज्म की। So let us start with the first question of today's video. Eco-criticism it developed in the United States of America in which year? अब ये पूछ रहे हैं कि इको क्रिटिसिज्म ना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कौन से ईयर के अराउंड डेवलप हुआ था। फॉर दिस यू मस्ट नो द नेम ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ASLE। अब ये ASLE क्या है? A स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन, एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ, LE क्या है इसमें? लिटरेचर एंड इन्वायरमेंट। सो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक ASLE सेटअप होता है दैट इज़ एसोसिएशन फॉर द स्टडिंग ऑफ लिटरेचर एंड इन्वायरमेंट। अब ये क्या था? ये होल्ड करता है कॉन्फ्रेंसेस वगैरह जिसमें कि वो लिटरेचर और इन्वायरमेंट से डील करते हैं एंड दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1992। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी 1990। ये एस्टैब्लिश होता है और इसी के दौरान जो इको क्रिटिसिज्म है वो USA में डेवलप होता है बिकॉज ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ASLE। क्या मतलब है ASLE का? एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ लिटरेचर एंड इन्वायरमेंट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज़ द को फाउंडर ऑफ इको क्रिटिसिज्म विद हेरोल्ड फ्रॉम। तो एक तो आपको इसमें हेरोल्ड फ्रॉम का नाम याद रखना है, हेरोल्ड फ्रॉम। और अब हमें बताना है कि इनके साथ कौन सा दूसरा इंसान एसोसिएटेड है, हु इज़ द को फाउंडर ऑफ इको क्रिटिसिज्म। सो ओके, द करेक्ट आंसर हैर इज़ ग्लॉटफेल्टी। बीटा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें आपको याद क्या रखना है ना कि there is a name of a book which is titled as the Eco Criticism Reader। तो इको क्रिटिसिज्म रीडर ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इसका नाम भी याद रखना है। ये एक एंथोलॉजी है जिसके अंदर बहुत सारे एसेज हैं विच डील्स विद लिटरेचर एंड एनवायरनमेंट। सो हाउ द एनवायरनमेंट इज पोर्ट्रेड इन द लिटरेचर उसके बारे में है। तो ये दो इंसान ने लिखी है दैट इज़ हेरोल्ड फ्रॉम और शिराइल ग्लॉटफेल्टी। तो इन दोनों के नाम आपको याद रखने हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर द फाउंडेशन ऑफ द इको क्रिटिसिज्म एंड वन कैन नॉट फॉरगेट दीज नेम्स, हेरोल्ड फ्रॉम एंड ग्लॉटफेल्टी। और इनकी बुक का क्या नाम है? द इको क्रिटिसिज्म रीडर। ईयर भी आपको याद रखना है, द ईयर ऑफ पब्लिकेशन इज 1996। तो ईयर ऑफ पब्लिकेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट एंड द नेम ऑफ द बुक और हेरोल्ड फ्रॉम और ग्लॉटफेल्टी। लेट अस लुक एट द अदर ऑप्शंस दैट आर हेयर। पहला ऑप्शन है इसमें रॉबर्ट हेनलीन। जो रॉबर्ट हेनलीन है ना, ये हैं अमेरिकन साइंस फिक्शन राइटर हैं। तो साइंस फिक्शन के ऊपर लिखते हैं और इनके 2-3 इम्पॉर्टेंट वर्क है दैट यू मस्ट नो। का एक जो इम्पॉर्टेंट वर्क है दैट इज़ स्टारशिप ट्रूपर्स, TROOPERS, स्टारशिप ट्रूपर्स। और ये साइंस फिक्शन लिख रहे हैं। एक और इनका है टाइम एनफ फॉर लव, टाइम एनफ फॉर लव, ठीक है। एंड वन मोर इज देयर दैट इज स्ट्रेंजर इन द स्ट्रेंज लैंड, स्ट्रेंजर इन द स्ट्रेंज लैंड। तो ये 3 वर्क्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है रॉबर्ट हेनलीन के और ये अमेरिकन है एंड साइंस फिक्शन लिखते हैं बेसिकली। फिर चार्ली ऑप्शन देखते हैं हम, फ्रैंक हर्बर्ट। फ्रैंक हर्बर्ट ये भी अमेरिकन साइंस फिक्शन राइटर हैं और इनका जो इम्पॉर्टेंट वर्क है दैट इज़ ड्यून। यू नो व्हाट ड्यून इज़? ड्यून है इनका इम्पॉर्टेंट वर्क, फ्रैंक हर्बर्ट। और जॉर्ज ऑरवेल को तो आपको पता ही होगा, इनके वर्क्स इज़ एनिमल फार्म विच इज़ वेरी वेरी फेमस, एनिमल फार्म। और एक और है इनका दैट इज़ 1984 जो कि सर्वेलेंस पे बात करता है, 1984 वर्क एंड एनिमल फार्म। तो ये दोनों वर्क्स लर्न करने हैं और ये हैं ब्रिटेन के हैं ये, नॉट अमेरिकन, जॉर्ज ऑरवेल। Let us revise once again. If they ask that who is the co-founder of eco criticism with Harold Fromm, then you have to say कि अच्छा ग्लॉटफेल्टी है और हेरोल्ड फ्रॉम दोनों साथ साथ में उन्होंने लिखा है द इको क्रिटिसिज्म रीडर जो कि पब्लिश हुआ था 1996 ईयर में। फिर हमने बाकी ऑप्शन देखे। रॉबर्ट हेनलीन का मैंने बताया कि ये अमेरिकन है, साइंस फिक्शन है। फ्रैंक हर्बर्ट है, ये भी अमेरिकन है, साइंस फिक्शन है। फ्रैंक हर्बर्ट का इंपॉर्टेंट वर्क दैट इज़ ड्यून और रॉबर्ट हेनलीन का है स्ट्रेंजर इन द स्ट्रेंज लैंड।
ओके, सो दीज टू वर्क्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म है विच इज़ एन एलिगरी, एंड 1984 है जो कि एक डिस्टोपियन वर्क है। डिस्टोपियन क्या होता है? डिस्टोपिया समथिंग विच टॉक्स अबाउट द फ्यूचर सोसाइटी की हमारा फ्यूचर कैसे होने वाला है, और जबकि वो ये बताते हैं कि भाई आपका फ्यूचर गंदा होने वाला है तो उसको डिस्टोपिया बोलते हैं। अगर वो बोलते हैं कि आपका फ्यूचर अच्छा होने वाला है तो दैट इज़ यूटोपिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज़ द अनदर टर्म फॉर द इको क्रिटिसिज्म। तो पूछ रहे हैं कि इको क्रिटिसिज्म को हम किस और नाम से बुला सकते हैं। जैसे आपका नाम होता है लेकिन घर पे आपको कुछ भी निकनेम से बुलाया जाता है, सो दैट इज़ इको क्रिटिसिज्म का निकनेम बता दो आप। तो इसका आंसर तो बहुत ईजी है, अर्थ स्टडीज़ नहीं बोलते, विंड स्टडीज़ भी नहीं है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा ग्रीन स्टडीज़, दैट इज़ चार्ली ऑप्शन। तो हरी भरी स्टडीज़ है हमारी इको क्रिटिसिज्म, सो दैट इज़ ग्रीन स्टडीज़। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इको क्रिटिक्स दे एम्फसाइज द राइटर्स हु हाईलाइट डैश एज देयर सब्जेक्ट मैटर। तो इको क्रिटिक्स किस चीज़ को हाईलाइट करते हैं एज अ सब्जेक्ट मैटर इन देयर वर्क्स? द करेक्ट आंसर हेयर इज एल्फा ऑप्शन, नेचर। ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू हाईलाइट नेचर एज देयर सब्जेक्ट मैटर। चिल्ड्रन नहीं है, एनिमल्स भी नहीं है, वुमेन भी नहीं है, बट दीज कैन बी कंसिडर्ड एज डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ इको क्रिटिसिज्म जो कि अभी रिसेंटली भी इमर्ज हो रही हैं। एनिमल्स पे तो हमने देखा है, एंड वी हैव ऑल्सो ब्रांच दैट इज़ इको फेमिनिस्ट, लेकिन बेसिकली उनका जो मेन मुद्दा होता है इको क्रिटिक्स का, दैट इज़ नेचर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पर एक वर्क दिया गया है दैट इज टाइटल एज द कॉमेडी ऑफ सर्वाइवल स्टडीज इन लिटरेरी इकोलॉजी बाय जोसेफ मीकर, एंड दे वांट टू नो दैट दिस पर्टिकुलर वर्क वाज पब्लिश इन विच ईयर। तो सबसे पहली बात है कि द कॉमेडी ऑफ सर्वाइवल, नाम याद हो जाना चाहिए आपको, द कॉमेडी ऑफ सर्वाइवल स्टडीज इन द लिटरेरी इकोलॉजी, एंड दिस वर्क इज रिटन बाय होम? बाय जोसेफ मीकर। जोसेफ मीकर ने लिखा है वर्क द कॉमेडी ऑफ सर्वाइवल, द कॉमेडी ऑफ सर्वाइवल। और ये जो वर्क है ना, दिस वर्क वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1972। अब ये यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चंस पूछा है, तो यू हैव टू कीप इन माइंड द ईयर्स ऑफ सम इम्पॉर्टेंट बुक्स। लगभग 5 या 6 ही बुक है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिनके ईयर्स आपको लर्न करने हैं। और मैं बता ही रही हूँ, एक तो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में तो हमने द इको क्रिटिसिज्म रीडर का लर्न किया है, दैट इज़ 1996, और इस वाले क्वेश्चन में हमने देखा द कॉमेडी ऑफ सर्वाइवल, कॉमेडी ऑफ सर्वाइवल 1972, इससे भी पहले पब्लिश हुआ है। और जोसेफ मीकर ने किया है द कॉमेडी ऑफ सर्वाइवल में ना, वो बोलते हैं, वो कंपेयर करते हैं अपने सिचुएशन को ना, दांतेस का डिवाइन कॉमेडी है तो उससे कंपेयर करते हैं और बोलते हैं कि हेल क्या है, व्हाट इज़ हेल। तो उसमें तो दांते ने हेल डिफाइन किया है, तो वो बोलते हैं कि हेल जो हमारे लिए जो हेल है ना, दैट इज़ दिस मॉडर्न इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल ओवर पॉपुलेटेड प्लेस वेयर वी आर लिविंग। तो जिस इस दुनिया में हम रह रहे हैं ना, और टेम्परेचर इतना बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, जिसकी कोई हद नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। सो दिस इज़ वॉट द रियल हेल लुक्स लाइक, कुछ और नहीं है, हम यहाँ पर कढ़ाई में ही तले जा रहे हैं इतनी ज़्यादा गर्मी में, तो यही हेल है अकॉर्डिंग टू जोसेफ मीकर। और पैराडाइज को वो बोलते हैं कि पैराडाइज क्या होता है? पैराडाइज इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड, एक ऐसी माइंड की आपकी स्टेट है जहाँ पर कि आप अडेप्ट कर लेते हो इन्वायरमेंट के प्रति, नेचर के प्रति। यू लव द नेचर, यू लव द इन्वायरमेंट एंड यू अडेप्ट योर सेल्स रादर देन जस्ट टेकिंग समथिंग आउट ऑफ द नेचर। ये नहीं है कि सिर्फ आपने बस मटीरियलिस्टिक होना है, नेचर से ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, सब कुछ तो ऑलरेडी नेचर से ही मिलता है, तो आपको लगता है कि आप बाजार से खरीद रहे हो, पर ऐसा नहीं होता है, सब कुछ हमें नेचर से मिलता है। इट्स जस्ट दैट वी फॉरगेट इट। और फिर यही हमारा मतलब पैराडाइज यही होगा कि जब हम नेचर के इंपॉर्टेंस को जान लें और उसके साथ एडजस्ट करना सीख जाएं, जो अभी तक हमने नहीं सीखा है। दिस इज़ रियली वेरी बैड। तो द कॉमेडी ऑफ सर्वाइवल अगर वो पूछते हैं तो यू हैव टू टेल कि जोसेफ मीकर इज द आंसर एंड पब्लिश्ड इन द ईयर 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनवायरमेंटलिज्म अ ग्लोबल हिस्ट्री वॉज रिटन बाय होम। तो ये हमें बुक का नाम दिया गया है, दैट इज एनवायरमेंटलिज्म अ ग्लोबल हिस्ट्री विच वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 2000। एंड नाउ वी हैव टू टेल दैट दिस बुक इज़ रिटन बाय होम। तो सबसे पहले आप बुक के नाम को ही डाइजेस्ट कर लो, दैट इज़ इन्वायरमेंटलिज्म अ ग्लोबल हिस्ट्री, यानी कि इन्वायरमेंट को हिस्ट्री से भी लिंक किया है, एंड हाउ द इन्वायरमेंट हैज़ इवॉल्व्ड ओवर द टाइम फ्रॉम द हिस्ट्री टिल प्रेजेंट टाइम्स। सो दिस इज़ वॉट इज़ डिस्कस्ड इन दिस बुक एंड द करेक्ट आंसर इज़ रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा जो हैं ये एक इंडियन हिस्टोरियन राइटर हैं। सो इंडियन हिस्टोरियन है, इन्होंने कुछ हिस्ट्रीज़ की बुक्स लिखी हैं, एंड शायद आपने सुन भी रखा होगा नाम। एक बुक का तो नाम है इंडिया आफ्टर गांधी। सो इंडिया आफ्टर गांधी ये बुक रामचंद्र गुहा ने ही लिखी है, इंडियन हिस्टोरियन है। बाद में ये इन्वायरमेंटलिस्ट भी बन गए, तो हिस्टोरियन भी थे, इन्वायरमेंटलिस्ट भी थे। यू आर गोइंग टू मीट सो मैनी पीपल जो कि हिस्टोरियन भी हैं प्लस दे आर इन्वायरमेंटलिस्ट। सो सिमिलरली रामचंद्र गुहा इंडिया आफ्टर गांधी जिन्होंने लिखा है, एंड गांधी बिफोर इंडिया ये भी एक बुक का नाम है उनकी।
तो ही इज़ द पर्सन हु हैज़ रिटन दिस वर्क इन्वायरमेंटलिज्म अ ग्लोबल हिस्ट्री पब्लिश्ड इन द ईयर 2000. लेट अस लुक एट द अदर ऑप्शंस. हमारा इसमें पहला ऑप्शन दिया है, अल्फा ऑप्शन इज डोना हारावे. नाउ हु इज़ दिस डोना हारावे? ये एक इको फेमिनिस्ट राइटर हैं. इको फेमिनिस्ट तो यानी कि इन्वायरमेंट पे भी हैं और फेमिनिस्ट पे भी हैं. एंड इको फेमिनिस्ट का व्यू पॉइंट इज समवेयर लाइक कि द वे फीमेल्स हैव बीन सब्जुगेटेड in the society, similarly the environment is also subjugated by the people. तो जैसे कि पेट्रियार्की है तो उसी तरीके से they are using the nature to meet their needs. और इनका जो इम्पॉर्टेंट वर्क है ना, दैट इज़ अ साइबॉर्ग. साइबॉर्ग क्या होता है? साइबॉर्ग इज़ अ मशीन रोबोट टाइप. साइबॉर्ग मैनिफेस्टो, ये इन्होंने एक ऐसे लिखा था, अ साइबॉर्ग मैनिफेस्टो, और ये इनका दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है. डोना हारावे अमेरिकन है और इको फेमिनिज्म पे इन्होंने काम किया है. एंड द वर्क दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज़ अ साइबॉर्ग मैनिफेस्टो. बीटा ऑप्शन देखते हैं. बीटा ऑप्शन इज़ ग्रेटा गार्ड. ग्रेटा गार्ड कौन है? ये भी एक इको फेमिनिस्ट हैं और ये क्वियर इकोलॉजी पे स्टडी करते हैं. क्वियर इकोलॉजी तो पर्टिकुलरली दे आर डिफाइनिंग कि इको क्रिटिसिज्म में भी किस चीज़ पे उन्होंने डिस्कस करना है. और इनका जो एक इम्पॉर्टेंट ऐसे कलेक्शन है दैट इज़ टाइटल्ड एज इको फेमिनिज्म. इको फेमिनिज्म वुमेन एनिमल्स एंड नेचर. वुमेन एनिमल्स नेचर, WAN, वैन. वुमेन एनिमल्स नेचर. इको फेमिनिज्म को इन तीनों चीज़ों से रिलेट किया है. किन्होंने रिलेट किया है? ग्रेटा गार्ड ने किया है. और इनकी एक और इम्पॉर्टेंट बुक है जिसका टाइटल है इकोलॉजिकल पॉलिटिक्स. इकोलॉजिकल पॉलिटिक्स, जिसमें कि वो एक्सप्लेन करती हैं कि कैसे एक पार्टी यूएसए में एमर्ज होती है फॉर द रीजंस ऑफ इकोलॉजी एंड हाउ दैट ऑर्गेनाइजेशन और दैट group of movement has led to the emerge of a party which is called as a Green Party of US. So इन्होंने इकोलॉजिकल पॉलिटिक्स पे भी लिखा है ग्रेटा गार्ड ने. एंड यू हैव टू कीप इन माइंड द इको फेमिनिज्म वुमेन एनिमल्स एंड नेचर ऐसे. लास्ट ऑप्शन, डेल्टा ऑप्शन है डोनाल्ड वॉर्स्टर. डोनाल्ड वॉर्स्टर का ये देखो अगले क्वेश्चन में ही है वर्क, सो हम यहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे. लेट अस रिवाइज वंस अगेन ताकि कुछ याद हो जाए हमें पेपर तक. इन्वायरमेंटलिज्म अ ग्लोबल हिस्ट्री किन्होंने लिखी है बाय रामचंद्र गुहा, जो कि कौन है? इंडियन हिस्टोरियन है और इन्वायरमेंटलिस्ट है, जिन्होंने एक बुक भी लिखी जिसका मैंने क्या नाम बताया था, इंडिया आफ्टर गांधी एंड गांधी बिफोर इंडिया. दोनों बुक लिखी हैं, अलग अलग बुक्स हैं. और यहाँ पर इन्वायरमेंटलिज्म को लिंक कर दिया है विद द ग्लोबल हिस्ट्री. सो रामचंद्र गुहा हो गए. फिर डोना हारावे का हमने इंपॉर्टेंट वर्क देखा, दैट वाज एन एसे विच इज़ रिटन बाय हर. और द नेम ऑफ द एसे कहाँ है? ये अ साइबॉर्ग मैनिफेस्टो. सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड. ग्रेटा गार्ड का हमने वर्क देखा, दैट इज़ इको फेमिनिज्म वुमेन एनिमल्स एंड नेचर. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. डोनाल्ड वॉर्स्टर्स नेचर इकोनॉमी. अब यहाँ पर बुक दी गई है बाय डोनाल्ड वॉर्स्टर ने एक बुक लिखी है जिसका क्या नाम है? नेचर्स इकोनॉमी, अ हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजिकल आइडियाज़. एंड वी हैव टू टेल दैट दिस बुक वॉज पब्लिश्ड इन विच पर्टिकुलर ईयर. तो इसका हमारा जो आंसर है दैट इज़ 1996. तो ये चीज़ बहुत ईजी हो जाएगी आपके लिए लर्न करने के लिए इफ़ यू एसोसिएट एंड रिमेंबर कि 1996 में एक और इम्पॉर्टेंट बुक थी दैट वॉज बीइंग पब्लिश्ड और उसका क्या नाम था? द इको क्रिटिसिज्म रीडर, जो कि किन्होंने लिखी थी? हेरोल्ड फ्रॉम और ग्लॉटफेल्टी ने लिखी थी. हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था. तो सेम ईयर है 1996. तो इसको लर्न कर लो कि डोनाल्ड वॉर्स्टर की बुक भी उसी ईयर में पब्लिश हुई है और बुक का क्या नाम है? नेचर्स इकोनॉमी. नेचर्स की इकोनॉमी. इस बुक में वो जो हमारा इकोलॉजिकल पास्ट है उसको डिस्कस करते हैं, किस तरीके से ओरिजिन हुआ है ऑफ द कॉन्सेप्ट्स और क्या क्या आइडियाज़ हैं जो आए हैं जिन्होंने शेप करा है जो हमारा मॉडर्न नेचर है उसको किस तरीके से शेप मिली है. सो दैट इज़ ऑल व्हाट ही डिस्कसेस इन द वर्क नेचर्स इकोनॉमी. And remember the year 1996 and it was published along with the work The Eco-Criticism Reader which was written by Harold Fromm and Glotfelty. Next question is Mankind and Mother Earth. तो अब हमें बताना है कि Mankind and the Mother Earth this is a work which is written by whom. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा आर्नोल्ड टॉयनबी. इन्होंने लिखी है बुक टाइटल्ड एज Mankind and Mother Earth. ये कौन है? ये एक इंग्लिश हिस्टोरियन थे, इंग्लिश हिस्टोरियन.
और इस बुक का जो पूरा सबटाइटल है दैट इज़ अ नैरेटिव हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें वो पूरा कंपेयर कर देते हैं ईस्ट को वेस्ट से, एंशिएंट टिल द प्रेजेंट टाइम्स, किस तरीके से हमारा जो अर्थ है वो चेंज हुआ है और मैनकाइंड है वो बदली है। सो मैनकाइंड एंड मदर अर्थ, अ नैरेटिव हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, पूरे पूरे वर्ल्ड की नैरेटिव हिस्ट्री लिख दी है इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट। सो आर्नोल्ड टॉयनबी का वर्क है एंड यू हैव टू लर्न दिस। बाकी ऑप्शंस पे देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। एल्फा ऑप्शन में दिया है हमें रिचार्ड ग्रोव। अब ये रिचार्ड ग्रोव कौन है? इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है विच इज़ ग्रीन इम्पीरियलिज्म। तो इस बुक को ना नोट कर लेना कि ग्रीन इम्पीरियलिज्म इज़ अ बुक बाय रिचार्ड ग्रोव, और इसमें इन्होंने डिस्कस करा है कि कॉलोनियल के क्या इम्पैक्ट्स थे ऑन द इन्वायरमेंट, द इम्पैक्ट्स ऑफ द कॉलोनियलिज्म ऑन द इन्वायरमेंट, ग्रीन इम्पीरियलिज्म। और उसका जो पूरा टाइटल है ना दैट इज़ कॉलोनियल एक्सपेंशन, ट्रॉपिकल आइलैंड एडेंस एंड द ओरिजिन्स ऑफ इन्वायरमेंटलिज्म। इतना याद रखो कि ग्रीन इम्पीरियलिज्म बुक इन्होंने लिखी है, इट इज़ बाय रिचार्ड ग्रोव और ब्रिटिश हिस्टोरियन और इन्वायरमेंटलिस्ट है। अगला ऑप्शन देखते हैं माधव गाडगिल। तो ये तो आपने ना कमीशन में सुना होगा, विच वॉज अ कमीशन विच वॉज मेड ऑन दी वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स के लिए कि वहाँ पर एक्सपेंशन किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। सो देयर वॉज अ कमिटी दैट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड एंड द हेड ऑफ द कमिटी वॉज माधव गाडगिल। और वहीं से बहुत मतलब ये इकोलॉजिस्ट है और इन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी है एंड द नेम ऑफ हिज ऑटोबायोग्राफी इज़ अ वॉक अप द हिल, अ वॉक अप द हिल। ठीक है, तो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं और वेस्टर्न घाट्स पे मैंने बता दिया कि कमेटी फॉर्म हुई थी, सो ही वाज द हेड, ही वाज द चेयरमैन ऑफ दैट कमेटी। 12th ऑप्शन इज वंदना शिवा। अब ये वंदना शिवा कौन है? ये भी एक इंडियन इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं और प्लस शी इज़ वर्किंग फॉर इको फेमिनिस्ट। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है इनके लिए कि दैट ये एंटी ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट नहीं करती हैं, क्योंकि जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है ना, सब मिक्स मैच हो रहा है, सो शी इज़ नॉट सपोर्टिंग दैट, इंस्टीड शी इज़ एंटी ग्लोबलाइजेशन। और इनकी जो बुक है, इनकी बुक का नाम है इको फेमिनिज्म, इको फेमिनिज्म, इको फेमिनिज्म, सिर्फ इतना सा ही नाम है इको फेमिनिज्म वंदना शिवा का। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। देखो, अगर वो पूछते कि मैनकाइंड एंड द मदर अर्थ किन्होंने लिखी है, देन यू हैव टू टेल कि इट इज़ बाय आर्नोल्ड टॉयनबी। ठीक है, माधव गाडगिल का हमने बताया कि वेस्टर्न घाट्स पे कमेटी है, और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है अ वॉक अप द हिल, अ वॉक अप द हिल, हिल पे चढ़ गए, अ वॉक अप द हिल। रिचार्ड ग्रूव का वर्क है ग्रीन इम्पीरियलिज्म, प्लीज नोट इट डाउन, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रिचार्ड ग्रूव, ग्रीन इम्पीरियलिज्म, ग्रोव एंड ग्रीन इम्पीरियलिज्म। और फिर वंदना शिवा का हमने देखा कि उनके तो वर्क का नाम है इको फेमिनिज्म, शी बिलीव्स इन एंटी ग्लोबलाइजेशन और इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं और इको फेमिनिस्ट भी हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, द एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ द लिटरेचर एंड इन्वायरमेंट, जिसको मैंने अभी पहले वाले क्वेश्चंस में डिस्कस करा था ना, ASLE क्या है, और इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1992 में इसको बनाया गया था, और अभी भी ये कॉन्टिन्यूएशन में है। USA में एस्टैब्लिश्ड है, USA में। और इसका क्या काम है ना, ये कॉन्फ्रेंसेज करता है, कॉन्फ्रेंसेज ऑन द लिटरेचर एंड द इन्वायरमेंट, राइट। सो दे आर सेइंग कि दी जो ये एसोसिएशन है ना, ASLE, कमिटेड टू द स्टडी ऑफ लिटरेचर एंड इन्वायरमेंट वॉज फॉर्म्ड इन विच ईयर? अरे तो मैंने आंसर ही बता दिया, दैट इज़ 1992। ठीक है, ईजी है, कंपैरेटिवली वेरी ईजी। अब लर्न कर लेना इसको एंड सेटअप इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगला क्वेश्चन है ना, ये फॉलोअप क्वेश्चन है। अब ये जो है हमारा ऊपर हमने देखा ना, ये ASLE क्या करता है, ये ASLE का इनका एक जर्नल है, खुद का जर्नल पब्लिश करने लग गई है, इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ इन लिटरेचर एंड एनवायरनमेंट इनका नाम हो गया, ISLE। और अब हमें पूछा है कि भाई ये पहले बारी में ना कौन से में इन्होंने पहला वॉल्यूम निकाला था, पहला इशू कौन से ईयर में आया था? तो हमने देखा कि ये तो एस्टैब्लिश हुआ इधर 1992 में। ASLE दैट इज़ स्टडी फॉर दी लिटरेचर एंड एनवायरनमेंट का एसोसिएशन, एस्टैब्लिश होता है 1992 में, और इनका जो जर्नल था ना वो आया था पहली बारी 1993 में, अगले ही साल आ गया था। 1992 में वो एस्टैब्लिश होता है और 1993 में ये लोग जर्नल प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। जर्नल का क्या नाम है? ISLE, इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ इन लिटरेचर एंड एनवायरनमेंट। और ये जो जर्नल है ये एक पेड जर्नल है, ऐसा फ्री नहीं मिलेगा आपको अपने इंस्टीट्यूशन से, यू कैन गेट द सब्सक्रिप्शन और आइदर यू कैन पे फॉर द जर्नल। तो अगर आपको मतलब इको क्रिटिसिज्म में आगे फर्दर यू वांट टू कंटिन्यू द रिसर्च, देन दिस जर्नल बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यू। आई होप ऑल दीज 10 क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। कुछ याद हुआ होगा, कुछ समझ आया होगा और रिविजन भी हुई होगी। मतलब वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होना चाहिए, बिकॉज आई डोंट रियली वॉन्ट टू वेस्ट योर टाइम। कीप डूइंग एक्सरसाइज, बिकॉज एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बिना हेल्थ के ना दिमाग ख़राब हो जाता है सच में। इफ़ यू आर सिक देन नोबडी इज़ गोइंग टू टेक केयर ऑफ़ यू, ओनली यू कैन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, सो यू आर रिस्पॉन्सिबल टू योर सेल्फ।
एज वेल एज यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्वायरमेंट। ऐसा नहीं है कि मतलब कि खुद एक्शंस करते रहो और फिर इन्वायरमेंट को छोड़ दो किसी और के भरोसे पे, वो भी नहीं चलेगा। और ग्लोबल वार्मिंग से बहुत अब इम्पैक्ट्स तो देखने को मिल ही रहे हैं, और इतनी ज़्यादा गर्मी हो चुकी है, लाइक लिटरली इट्स रियली वेरी वेरी हॉट। टेम्परेचर्स अलग ही लेवल पे जा चुके हैं। फॉर द पीपल हु सिट इन द AC, उन्हें तो पता ही नहीं चलता कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अनलेस एंड अनटिल दिस डोंट स्टेप आउटसाइड। सो कीप डूइंग एक्सरसाइज एंड ईट हेल्दी फूड। बाहर वाले खाने में बहुत ज़्यादा मिलावट है, एक्सट्रीम मिलावट है, और कुछ न्यूट्रिशन भी नहीं है। तो भाई अपना खुद घर पे कुछ खाओ और अपना खुद का कुछ उगा लो। इफ़ यू हैव द स्पेस अराउंड यू, डोंट वेस्ट दैट स्पेस। पेड़ उगा दो वहाँ पर, और अपना मतलब आम का पेड़ लगा लो। मैंने भी आम का पेड़ लगा रखा है, और मतलब बहुत मज़े हैं, इतने टेस्टी आम मिलते हैं उसके साथ हमें। तो इतने टेस्टी आम होने वाले हैं उस पर, अभी तो पक रहे हैं। Okay, so keep on revising, keep practicing, and keep doing your hard work. All the best to you all. Goodbye to all.